जी, आज हमने डिफरेंसेस देख लिए स्मूथ बोर्ड एंड द उसके बाद हमने देखा जो है राइफल्ड फायर आर्म वेपन। अब बुलेट निकल गई है, जाके इसने डेफिनेटली अपने टारगेट पे अटैक करना है। ठीक है, अब इसके लिए इसको कन्फाइन होना चाहिए कि अपना टारगेट मिस ना करे। पहली बात हमने ये देखना है कि इसको टारगेटेड कैसे बनाया जाता है, फिर देखना है कि वूंड या जाके इंजरी क्रिएट कैसे करती है, और फिर उसके बाद हमने बाकी फीचर देखने हैं। टारगेटेड इसको ऐसे बनाया जाता है कि जो मैंने बताया था कि फायर आर्म वेपन होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, जिसका जनरल स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है स्मूथ बोर्ड में भी, राइफल फायर आर्म वेपन में भी, एक्सेप्ट वेड रखा जाता है इसमें इन केस ऑफ द स्मूथ बोर्ड फायर आर्म वेपन में। तो अब क्या होता है कि जो बुलेट होती है ना, इसकी कर देते हैं चॉकिंग। जो फायर आर्म वेपन होता है, चॉकिंग क्या होता है कि ग्रेजुअली जो होता है ना डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, उसको नैरो कर दिया जाता है फ्रॉम ब्रीथ टुवर्ड द मजल। इससे क्या होगा कि जो बुलेट जब निकलेगी बाहर तो ये स्कैटर्ड नहीं होगी, टारगेटेड रहेगी। इसकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होगी, ये हाई एनर्जी से जाएगी और अपने जो टारगेट है उस पर जाकर ही अटैक करेगी। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिपेंड्स अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ द वुंड प्रोडक्शन। जब इसने जाना है जाकर टारगेट पर अटैक करना है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 इसकी वेलोसिटी। डेफिनेटली जब ये बाहर एयर में जा रहा है तो पहली बात, बुलेट कोई भी है ये एयर बॉर्न होनी चाहिए, यानी ऐसी हो कि जो एयर में ट्रैवल कर सके, नंबर 1। नंबर 2 इसकी वेलोसिटी हाई हो। डेफिनेटली अब इसको एयर की रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है। फिर फर्स्ट चीज़ जो इसके खिलाफ आती है जब इसने पेनिट्रेट करना, तो डेफिनेटली क्या आती है, स्किन को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी हो। तो वेलोसिटी नॉर्मली फीट पर सेकंड में लेते हैं। जो हैंड गन होती है इसकी 250 से 500 तक होती है। जो राइफल होती है आर्मी वालों के पास 2000 से 300 फीट पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी होती है। तो डेफिनेटली जितनी हाई वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी और टारगेटेड होगी। अगर वेलोसिटी कम होगी ये पीछे इधर उधर कहीं गिर जाएगी। ये चॉकिंग प्रॉपर नहीं होगी। अब चॉकिंग जो होती है ना, फुल चॉकिंग भी हो सकती है, हाफ होती है, उसके अलावा सिलेंड्रिकल होता है कि मतलब चॉकिंग है ही नहीं। तो डेफिनेटली बुलेट निकलेगी, स्कैटर्ड हो गई एनर्जी, उसकी वेस्ट हो गई, इधर उधर कहीं जा गिरेगी। ठीक है, टारगेट पे हिट नहीं करेगी। बेसिक मकसद चॉकिंग का क्या होता है कि इंटेंसीफाई करना, कि अपने टारगेट पे जाके हिट करे। चॉकिंग एक तो की हो, एक वेलोसिटी ज़्यादा हो तो ज़्यादा डेंजरस है, ये काम करेगी, ज़्यादा लीथल काम करेगी। लिथैलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, चॉकिंग करते हैं और वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। फिर स्टेबिलिटी ऑफ बुलेट मैंने पहले बता दिया। स्टेबिलिटी ऑफ बुलेट का मतलब क्या होता है कि बुलेट जो है इसको स्पिनिंग प्रोड्यूस की जाए। तो राइफल फायर आर्म से जो बुलेट निकलती है ना, उसको स्पिनिंग की जाती है ताकि स्पिनिंग की वजह से इस बुलेट स्टेबल रहे और अपने टारगेट तक पहुंच जाए। तो ये मैकेनिज्म इसने कैसे प्रोड्यूस किया, जाके स्किन को पेनिट्रेट किया और फर्दर ऑर्गन में चलती गई, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी एंड इट्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द स्पिनिंग। और उसके अलावा मैंने बताया चॉकिंग, ये 3-4 फैक्टर जो थे इस पर डिपेंड कर रहे थे। अच्छा जी, अब हम ये देखने वाले हैं, तो मैंने कहा कि ये सारा हमने मैकेनिज्म बेसिक देख लिया कि फायर आर्म वेपन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, बुलेट कैसे चलती है। अब बुलेट चलने का मैकेनिज्म क्या होता है वो आपको बता देता हूँ, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि अब बुलेट किसी को मार दी किसी ने, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस वेपन से चली गई, ये फायर आर्म है। उस सारे क्वेश्चन के आंसर भी बताता हूँ। चलिए जी, अब चलने का मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें इतनी खास चीज़ नहीं है। पहली चीज़ होती है लोडिंग या फीडिंग। फीडिंग ऑटोमेटिक भी होती है, मैनुअल भी होती है, खुद लोड कर रहे होते हैं। गोली को लोड कर लिया, अगला काम होगा लॉकिंग। लॉकिंग क्या, डेफिनेटली अगर ये फिक्स नहीं होगी वेपन के अंदर तो आगे चलेगी कैसे, लॉकिंग करनी है। लॉकिंग के बाद होता है एक्शन। ठीक है, एक्शन में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो फायर करना होता है और एक होती है कॉकिंग। कॉकिंग होती है कि जब बुलेट हमने डाल के इसका हैमर ऐसे पीछे को खींच लिया कि मतलब चलाने लगे, जस्ट रेडी टू फायर जो बुलेट होती है उस टाइम पे इसको कहते हैं कॉकिंग। कॉकिंग के बाद अगला एक्शन फायर होता है, ये जाकर अपने टारगेट पे एक्ट करती है। और एक्शन के बाद क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होती है, रिलीज़ होती है, इसके रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी हैमर जो खींचा था वापस आ जाता है, ट्रिगर वापस आता है, ये सारा काम हो रहा होता है। और डेफिनेटली जो बड़ी वेपन होगी तो उसके लिए 2 हाथ यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि रिकॉइल जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए दूसरा हाथ से अपने आप को स्टेबल करने के लिए, छोटी गन एक ही हाथ से चल जाती है। ये सारा इसका मैकेनिज्म हो गया। अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन के आंसर क्या होते हैं। इसके लिए जनरल रूल याद रखें, जब भी कोई बुलेट चलेगी ना, ये अपने टारगेट पे जाके हिट करेगी तो ये क्या करेगी, ये मैंने कहा था कि इसको मोस्टली स्पिनिंग मूवमेंट दी थी बुलेट को स्टेबल करने के लिए। तो जब ये जाके टारगेट पे स्ट्राइक करेगी तो स्पिनिंग की वजह से इरोजन काज कर देती है। तो इसका मतलब कॉलर ऑफ इरोजन काज करेगी और सेंटर में क्या होगा, सेंट्रल एरिया जो होगा उसमें होल होगा। ये टिपिकल पैथोगनोमिक फीचर है कॉलर ऑफ इब्रियन विद द होल फायर आर्म इंजरी का। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टैब वुंड है कि फायर आर्म इंजरी, तो हम सिंपली देखेंगे सेंटर में होल है, कॉलर ऑफ इब्रियन है, तो डेफिनेटली ये पैथोगनोमिक फीचर है, हम कहेंगे कि ये फायर आर्म इंजरी ही है। नंबर 1। नंबर 2,
अब स्टेट फायर किया, डायरेक्शन कहाँ से आएगी ये हमें कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है कि मिसाल के तौर पे एक पर्सन खड़ा है, एब्डोमेन के लेवल पे किसी ने फायर किया सीधा सीधा अगर आके गिरेगा ना वो, तो डेफिनेटली फायर आर्म तो होगा। जब पेट पे आके टकराएगी वो गोली स्किन के साथ, तो वहाँ पे एब्रीजन सेंट्रल एरिया ऑफ द होल होगा और गुजरेगी। तो जो एंट्री वुंड के बाद दूसरी चीज़ होगी एग्जिट वुंड, तकरीबन उसी लेवल पे होगा। मतलब T8 के लेवल पे सामने से गोली मारी किसी ने तो कोई खासी वेरिएशन नहीं होगी। एग्जिट वुंड T9 या T10 इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। 7 एक आधा सेगमेंट ऊपर नीचे होगा, उसी सेगमेंट पे होगा। अगर एंट्री एंड एग्जिट वुंड एक जगह पे मौजूद है तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि सीधी फायर की गई है। तो इसका मतलब इसमें हमने देखा क्या, एंट्री और एग्जिट वुंड के दरम्यान में क्या देखा, ट्रैक ऑफ द बुलेट फॉलो किया। ठीक है, ट्रैक ऑफ द बुलेट एंड एरिया ऑफ द एब्रीजन, कॉलर ऑफ द एब्रीजन, ये दो चीज़ें जिससे हमें क्या पता चल जाता है बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द फायर। अब लेट्स सपोज एक बंदा खड़ा है चेस्ट पे, उसके लेफ्ट साइड पे किसी ने गोली मारी है। ठीक हो गया, लेफ्ट निपल के थोड़ा सा ऊपर करके चेस्ट में गोली मारी है, तो हमें कैसे पता चलेगा गोली की डायरेक्शन कहाँ थी, खड़ा कहाँ पे था बंदा जिसने मारी है। अब एक चीज़ जनरल रूल याद रख लें डायरेक्शन के लिए कि हमें पता था कि पैथोग्नोमिक फीचर है, फायर आर्म इंजरी की वजह से कॉलर ऑफ एब्रीजन बनता ही बनता है। लेकिन अगर तो स्टेट आएगा तो कॉलर ऑफ एब्रीजन राउंड होगा, दरमियान में होल होगा, बात खत्म। अगर किसी एंगुलेशन से आ रहा है, मतलब कि साइड से गोली मारी है, तो क्या होगा कि जिस साइड से फायर आएगा ना उस साइड पे कॉलर ऑफ एब्रीजन एलोंगेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये बात ज़हन में बिठा दें, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन के हवाले से। अब क्या है कि एक बंदा खड़ा है, हमें ऑटोप्सी उसकी की है, डेथ हुई है उस पर्सन की, तो क्या देखा गया कि लेफ़्ट निपल के थोड़ा सा ऊपर करके एक वोंड है, कॉलर ऑफ एब्रीजन है, सेंटर में होल है, हमें पता चला फायर आर्म वेपन है और एक ही है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये किससे किया था, राइफल्ड फायर आर्म से किया था, स्मूथ बोर्ड से नहीं किया था। और दूसरी बात, इसका जो एब्रीजन था ना वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ बैंडेड था और इलोंगेटेड था। इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया कि गोली लेफ़्ट साइड से चली। और दूसरी बात, अगर होल की डायरेक्शन ऊपर को है, जहाँ पे वोंड जो होगा ना, वोंड ऊपर को है, तो इसका मतलब नीचे था, नीचे बैठ के किसी ने लेफ़्ट साइड पे नीचे बैठ के गोली चलाई जो उसको लगी। क्योंकि अगर जो कॉलर ऑफ एब्रीजन एलोंगेटेड राइट साइड पे होता तो डेफिनेटली गोली राइट साइड से आई थी, लेकिन अब लेफ़्ट साइड पे एलोंगेटेड था तो लेफ़्ट साइड से गोली लगी। ठीक हो गया, डायरेक्शन भी हमें पता चल गई। और तो ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे इस कंडीशन में ये देखा कि ये फायर आर्म में ये स्टैब हो, तो मैंने कहा कॉलर ऑफ एब्रीजन और सेंटर में होल है, तो डेफिनेटली पहली बात है फायर आर्म, हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये गोली से मौत हुई। नंबर 2, हमें ये कैसे पता चला कि फायर आर्म वेपन से फायर किया गया था कि स्मूथ बोर्ड से, तो हमने देखा एक ही निशान था, एक ही होल था और कॉलर ऑफ एब्रीजन था, तो इसका मतलब जो राइफल फायर आर्म से ये फायर किया गया था। नंबर 3, डायरेक्शन का कैसे पता चला, क्योंकि जो गोली के कॉलर ऑफ एब्रीजन था वो लेफ़्ट साइड पे एंगुलेटेड था, तो इसका मतलब क्या था कि लेफ़्ट साइड से गोली चली है। और जो होल था वो लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा ऊपर करके था, तो इसका मतलब क्या था कि जो गोली कहाँ से चली है, पर्सन नीचे बैठा था जिसने थोड़ा सा नीचे था, या से उसकी पोजीशन से थोड़ा सा लोअर पोजीशन पे था जहाँ से गोली चली। अब इसका एग्जिट वोंड कहाँ पे होना चाहिए, राइट शोल्डर पे डेफिनेटली होना चाहिए, या बैक पे होना चाहिए, या कम अज़ कम लेफ़्ट साइड पे भी अगर है तो इस साइड पे जहाँ पे गोली लगी से थोड़ा सा 3-4 सेंटीमीटर ऊपर होगा। ये भी हमें पता चल गया। अच्छा, अब उसके बाद हम वुंड ऑफ एग्जिट होता है गोली चलते वक्त, एक होता है वुंड ऑफ एंट्री। अब वुंड ऑफ एंट्री को हम देखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वुंड ऑफ एंट्री है या वुंड ऑफ एग्जिट है। तो इसके लिए हमें 3-4 चीज़ें देखनी थी। नंबर 1, कॉलर ऑफ एब्रीजन, एब्रोडेड मार्जिन हमें पता चल गया, होल होगा, ये देख लिया। इसके बाद कैसे पता चलेगा, इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैकनिंग क्या होती है, ये जिसको सूटिंग कहते हैं, कि जब गन पाउडर चलता है ना तो सूट पार्टिकल कुछ ऊपर रह जाते हैं वो। तो इसके बाद टैटूइंग हो जाती है, टैटूइंग के साथ साथ क्या हो जाती है, कभी कभी बर्निंग होती है। अब बर्निंग है, टैटूइंग है, ग्रीजिंग है, डर्ट लगी हुई है उसके ऊपर, क्योंकि जब गोली चलती है ना तो डेफिनेटली एयर से आती है, एयर पार्टिकल उसके ऊपर आके, एयर से डर्ट पार्टिकल गिरे, कुछ गन पाउडर के पार्टिकल थे, वो मतलब जो होती है ना किस फॉर्म में होती है, वो साफ़ गोली नहीं होती। जब वो वुंड में गुजर जाती है, स्किन पेनिट्रेट करके एग्जिट करके निकलती है तो बॉडी में से साफ़ होकर निकलती है। तो इसका मतलब जो डर्ट ग्रीस वगैरह ये वुंड ऑफ एंट्री पे होंगे। बर्निंग, टैटूइंग, ब्लैकनिंग, उसके अलावा कॉलर ऑफ एब्रीजन, उसके अलावा ये जो हमने सारी चीज़ें बताई हैं ये किस पे होगी, ये जहाँ पे मिलेगी हमें पता चल जाएगा वुंड ऑफ एंट्री है ये। ठीक है, और इसके बाद एक बात बता दूँ कि ये ब्लैकनिंग, टैटूइंग है, और उसके बाद ये एक और चीज़ थी कि ब्लैकनिंग थी, टैटूइंग थी, कॉलर जो थी, ये सारी चीज़ें 1 यार्ड तक, 1 आर्म लेंथ से अगर फायर हो तो सिर्फ तभी नज़र आती है। ब्लैकनिंग, बर्निंग, टैटूइंग वगैरह ना, एक गज़ के फासले से ज़्यादा अगर गोली मारी ना तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, फिर सिंपली हमें कॉलर ऑफ एब्रीजन मिलेगा, ये पता चलेगा गोली चली है लेकिन 1 गज़ के फासले से ज़्यादा चली है।
तो अब मैं सारी चीज़ों के आंसर बताता हूँ, दोबारा समराइज़ करता हूँ कि किसी बंदे को गोली लगी लेफ़्ट साइड पे चेस्ट के निपल से थोड़ा सा ऊपर करके, तो अब हम इसको कैसे बताएंगे, कहाँ से चली थी, कितने डिस्टेंस से चली थी, ये वुंड ऑफ एंट्री है या एग्जिट है, किस तरह के वेपन से चली थी, सबके आंसर बताता हूँ। नंबर 1, क्योंकि कॉलर ऑफ एब्रिगन था और उसके सेंटर पे होल था, तो मैंने कह दिया कि ये फायर आर्म वेपन से इसकी मौत हुई है। नंबर 1। नंबर 2, जो वुंड था उसके कॉलर ऑफ एब्रिगन था, ब्लैकनिंग मिल रही थी, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये वुंड ऑफ एंट्री है जो चेस्ट पे है, ठीक है। इसका मतलब एग्जिट वुंड के ऊपर होगा या लेफ्ट साइड राइट साइड पे होगा, शोल्डर पे, ठीक हो गया, ये इसका भी पता चल गया। अब ये कैसे पता चलेगा किससे फायर हुआ? अगर गुच्छे की शक्ल में गोलियाँ निकलती तो काफ़ी सारे निशान होते, लेकिन एक निशान है तो इसका मतलब राइफल फायर आर्म से ये फायर हुआ। अब ये डिस्टेंस से कैसे पता चलेगा? क्योंकि ब्लैकनिंग है, थोड़ी सी बर्निंग भी है, चिंगारा से निकलता है, जैसे जब हम ऊपर शादियों में फायरिंग करते हैं अक्सर, तो उसको कहते हैं वो ब्लैकनिंग। वो सिर्फ 1 गज तक ही जा सकता है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाता, ठीक हो गया। तो उससे हमें पता चल गया कि ये जो है 1 गज के अंदर कोई पर्सन करीब खड़ा था जिसने मारी है गोली, ठीक है। और क्योंकि इस वुंड की जो एरिया ऑफ एब्रिगन था लेफ़्ट साइड पे लॉन्गिट्यूड था, इसका मतलब बंदा जो खड़ा था, किलर था, वो लेफ़्ट साइड पे खड़ा था, ठीक है। और क्योंकि इसका होल जो था वो थोड़े से लेफ़्ट साइड पे अपर था, तो ये नीचे से तो गोली चली है, ठीक है। ये भी पता चल गया सारा। इसके बाद जो है अगर गोली ऊपर रख के चेस्ट पे चलाई होती तो डेफिनेटली क्या होना था, उसके राउंड मार्जिन होने थे, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट किलिंग, यानी कि बिल्कुल सरफेस के ऊपर या सर पे रख के या चेस्ट पे रख के गोली चलाई है तो फिर सर्कुलर मार्जिन आने थे। कॉलर ऑफ एब्रिगन जो था वो सर्कुलर होना था। तो इस तरीके से हम सारे इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं।